मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या है जो हमें एक होशो हवास से भरपूर इंसान बनाती है, हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक ऐसा अनसुलझा प्रश्न जिसे विज्ञान भी सुलझाने में असमर्थ है। लेकिन अब कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मौत के बाद भी जीवन है? क्या मौत के बाद हमारा अंत हो जाता है? बेजान, अंधेरा, सन्नाटा, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो मरने के बाद भी हमारे शरीर को छोड़कर ही सही जिंदा रहती है? इस दुनिया के फिलोसोफर और वैज्ञानिक हजारों सालों से इस रहस्य को ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं और ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसे हमें आज नहीं तो कल सामना करना ही पड़ेगा। आखिर मरने के बाद हम इंसानों का क्या होता है? क्या हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी से चले जाते हैं या फिर किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? हिंदू, ईसाई और मुस्लिम मान्यता अनुसार मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। कुछ धर्मों के अनुसार इंसान मरने के बाद एक अलग ही नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है, मानो जैसे वो किसी और ही डायमेंशन में चला गया हो। और कुछ और धर्मों में और साथ साथ हिंदू धर्म में ये माना जाता है इंसान मरने के बाद कुछ समय बाद दोबारा इस धरती पर जन्म लेता है। मगर सभी धर्मों में एक बात समान है और वो ये कि हमारा शरीर हमारे आत्मा का पहनावा मात्र है और हमारी आत्मा अमर है। और अगर ऐसा है तो क्या विज्ञान के विचार से इसे साबित या खारिज किया जा सकता है? तो आइए इस पर हुए कुछ रिसर्च पर विचार करते हैं। ये हैं एबन अलेक्जेंडर। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पिछले 15 सालों से न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं और इसके साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं। मगर 2008 में इनकी जिंदगी और इनके कैरियर में एक बड़ा ही अजीब मोड़ आया, जिससे मौत के बाद की जीवन के बारे में संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल एंजाइटिस से पीड़ित हो गए और गहरे कोमा में चले गए। उनके इस बीमारी से बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि उनका न्यूरोकॉर्टेक्स अर्थात दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है पूरी तरह से बंद हो चुका था। 7 दिन की दिमागी मौत या कहें कोमा से अचानक अलेक्जेंडर बाहर आए। ये वाकई में एक चमत्कार ही था कि अगले महीने भर में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। अलेक्जेंडर ने बताया कि जब वो कोमा में थे उस समय उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। उस समय उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुंधला सा, ब्राउन, रेड या ब्लैक जैसा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर का कोई भी पार्ट उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। वो बस किसी लंबे समय से किसी एक जगह में थे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था। उन्हें न तो अपनी जिंदगी याद थी और न ही उस जिंदगी की कुछ भी यादें। आईसीयू रूम में उनके चारों ओर क्या हो रहा है ये भी उन्हें पता नहीं था। फिर उन्हें धीमा धीमा एक संगीत सुनाई देने लगा और इस संगीत के साथ ही वो अंधेरा, वो धुंधलापन छटता चला गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये संगीत उन्हें कहीं लेकर जा रहा है। और फिर अचानक ही उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर वातावरण में पाया। उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं। उन्हें अपने शरीर का, अपने हाथ पैर का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। किसी भी पेन के बिना, किसी भी वजन के बिना वो बस उड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था। हाँ, उन्हें ये अवश्य लग रहा था कि वो एक बहुत छोटा सा कण है और ये कण वो खुद है। और इसके बाद अलेक्जेंडर इस ब्रह्मांड को छोड़कर एक ऐसे लोक में दाखिल हुए जिसकी व्याख्या वो खुद भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज उस लोक को उन्होंने एक नाम दिया है जिसे वो कोर नाम से बुलाते हैं। उस जगत का कोई भी छोर नहीं था और वहां अंधेरा था, मगर फिर भी
अलेक्जेंडर को ऐसा महसूस हुआ कि वो इस ब्रह्मांड से पार कहीं है, जहां पर वो सुखद शक्ति का एहसास कर रहे हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ वही अनुभव इससे पहले भी कई लाखों और करोड़ों लोगों को हो चुका है, जो मौत के मुंह से वापस लौट कर आए हैं, और वो सभी लोग इन्हीं सब बातों का दावा करते हैं। एबन अलेक्जेंडर का ये अनुभव इतना जबरदस्त था कि इसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी, लेकिन किसी भी तरह उनके इस अनुभव को बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। इनसे मिलिए, ये है ब्रूस केसन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकाइट्रिस्ट हैं। इन्होंने मौत के मुंह से वापस आने वाले 1000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है, और इनका कहना है कि मौत की चौखट से वापस आने वाले ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। उन्हें कोई रोशनी नजर आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो रोशनी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई फरिश्ता, कोई देवता या कोई पारलौकिक शक्ति भी नजर आती है, मगर कई साइंटिस्ट इन दावों को नहीं मानते। उनका मानना है कि यह सिर्फ इंसानी दिमाग का एक फितूर है, और ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति में हमारे दिमाग के नर्व सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। साल 1970 में अमेरिका की एयरफोर्स इसी के संबंध में अनजाने में भी एक प्रयोग कर बैठी। वैज्ञानिकों ने पायलट्स को सेंट्रीफ्यूग मतलब एक तरह की मशीन में बैठाकर उनके शरीर पर बहुत जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण फोर्स डाला। दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स या जी फोर्स अंतरिक्ष में जाने वाले हर अंतरिक्ष यात्री पर लगता है, इसलिए उन्हें इस टेस्ट से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पायलट्स के शरीर का पूरा खून खिंचकर उनके पैरों में पहुंच गया। इस वजह से उनके दिमाग में खून की भारी कमी हो गई और वे सब बेहोश हो गए। होश पे आने पर उन पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ का कहना यह भी था कि वो अपने शरीर से बाहर आ चुके थे और वे अपने शरीर को देख रहे थे। ये सभी बातें उन लोगों के दावों से बिल्कुल मिलती है जो मौत के मुंह से बाहर आए थे, मगर इन दोनों के बीच एक अंतर था। पहले तरह के लोग किसी बीमारी के कारण मौत के मुंह से वापस आए थे, जबकि इन पायलट्स पर एक तरह का प्रयोग किया गया था। इन सभी पर जी फोर्स लगाया गया था, मगर इन पायलट्स में से किसी ने भी इस तरह का दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी फरिश्ते को या देवदूत को या फिर अपने मरे हुए किसी रिश्तेदार को देखा। तो क्या हम ये समझें कि इन लोगों का वो सब देखना किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होता है जो दम तोड़ने वाला है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि मौत के बाद भी कुछ है? इसे जानने के लिए गहन प्रयोगों की जरूरत है, जिससे इंसानी आत्मा का पता लगाया जा सके। क्या आत्मा कोई मनगढ़ंत चीज है या फिर ब्रह्मांड का बुनियादी अंश? क्या मौत के बाद जीवन है? यह सवाल वैज्ञानिकों के एक और बुनियादी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ये कि चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है? ये चेतना कहां से आती है और मरने के बाद वो कहां चली जाती है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम मिलते हैं डॉक्टर स्टीवर्ट हेमेरॉफ से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में कॉन्शियसनेस स्टडी के डायरेक्टर हैं, और वो एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं। उनका कहना है कि एनेस्थीसिया देने के बाद मरीजों को वक्त का पता नहीं चलता है। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता है कि वो 5 घंटे से बेहोश थे या 5 मिनट से। एनेस्थीसिया हमारी चेतना को हमसे छीन लेता है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव में भी हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता रहता है। एनेस्थीसिया के हालात में हमें कुछ भी पता क्यों नहीं चलता है, ये अब भी एक रहस्य है। ऑपरेशन थिएटर में कई सालों तक मरीजों को देखने के बाद हेमरॉड के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर दिमाग में होने वाली हरकतों और कॉन्शियसनेस के बीच किस तरह का संबंध है। और एक दिन उनकी मुलाकात महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर प्रेंटिस से हुई,
और उन दोनों ने मिलकर इस पर स्टडी करके एक नई क्रांतिकारी थ्योरी बनाई कि आखिर हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। और समय बीतने के साथ साथ ये थ्योरी एक बहुत बड़ी बहस में बदलती चली गई, और जिसका आधार हमारे ब्रेन सेल में मौजूद वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हर सेल में जंगल की तरफ फैले हुए होते हैं, और इन्हीं से उस सेल की बनावट और उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी कंप्यूटर की परफेक्ट डिजाइनिंग की तरह होते हैं, और ये आणविक या मॉलिक्यूलर लेवल पर जानकारियों का संग्रह करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूरॉन्स के साथ मिलकर हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक रोचक बात और भी है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, और दोनों हिस्से अपने विपरीत वाले हिस्से को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बायां दिमाग शरीर के दाएं हिस्से को और दायां दिमाग शरीर के बाएं हिस्से को। मगर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे दिमाग में ये दोनों हिस्से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मगर फिर भी अगर किसी एक हिस्से में हरकत होती है तो उसका असर दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये क्यों होता है, इस विषय पर हेमेरोस और पेंट्रोस का कहना है कि दिमाग के किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स में जब बदलाव होता है तो उसका असर दिमाग के दूसरे सेल के माइक्रोट्यूब्यूल पर भी पड़ता है। और इतना ही नहीं, क्वांटम थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष की हर जगह पर, यहाँ तक कि खाली जगह पर भी कोई न कोई जानकारी मौजूद रहती है। डॉक्टर का मानना है कि ब्रह्मांड की बेजोड़ बनावट में हर जगह जानकारी उपस्थित है, और ये क्वांटम जानकारी सिलसिलेवार आगे नहीं बढ़ती है। वो जानकारी ट्रैवल नहीं करती है कि पहले ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ वहाँ, बल्कि वो जानकारी एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर वहाँ भी नजर आएगा। इसका मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल्स में उपस्थित जानकारी दिमाग के बाहर ब्रह्मांड के साथ संपर्क करके उससे जुड़ सकती है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे से जुड़ने की बनावट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि दिमाग में मौजूद जानकारी ब्रह्मांड के बाहर की जानकारी की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। हेमरॉफ के अनुसार हमारी आत्माएं न्यूरॉन्स के मुकाबले कई ज्यादा बुनियादी चीजों से मिलकर बनी हुई होती हैं, बल्कि हमारी आत्मा की रचना उसी चीज से हुई है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। हेमरॉफ के मुताबिक कॉन्शियसनेस या उससे पहले जो प्री कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हम प्रोटो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसका वजूद ब्रह्मांड में शुरू से ही है, शायद बिग बैंग के समय से ही। और इससे हमें उस हिंदू और बौद्ध मान्यता की याद आती है जिसमें चेतना को ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, और शायद वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है तो शायद इससे उस रहस्य से पर्दा उठ सकता है कि जब हम मौत की दहलीज पर होते हैं तब क्या होता है। इस पर डॉक्टर हेमरॉफ का कहना है कि मान लीजिए कि जब किसी मरीज का दिल धड़कना बंद कर देता है, उसकी सारी बॉडी प्रोसेस बंद हो जाती है और उसके सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना क्वांटम स्टेज खो बैठते हैं, तब कह सकते हैं इस इंसान की मृत्यु हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो क्वांटम इंफॉर्मेशन उपस्थित थी वो नष्ट हो ही नहीं सकती है। वो यहाँ वहाँ बढ़ जाती है और ब्रह्मांड में घुल जाती है। अगर किसी तरह मरीज को दोबारा जिंदा किया जा सकता है तो वो इंफॉर्मेशन दोबारा उन माइक्रोट्यूब्यूल्स में वापस आ जाती है और मरीज कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो ये हो सकता है कि वो क्वांटम इंफॉर्मेशन उसके शरीर के बाहर मौजूद रहती हो आत्मा के रूप में। दुनिया के कई वैज्ञानिकों के लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि आत्मा इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, लेकिन हेमरॉफ की यह थ्योरी और उसकी रिसर्च दिन ब दिन इस बात को पक्का कर रही है। हाल ही में क्वांटम प्रोसेस के जरिए कई बायोलॉजिकल इफेक्ट को नियंत्रित होते देखा गया है। अभी तक इस थ्योरी को कोई भी चुनौती नहीं दे सका है और इस थ्योरी के पक्ष में नए नए सबूत लगातार सामने आते जा रहे हैं।
दोस्तों, यहाँ तक हम ये तो समझ गए हैं कि आत्मा क्या है या क्या हो सकती है, मगर अभी भी एक सवाल बाकी है कि ये कॉन्शियसनेस या आत्मा आखिर आती कहाँ से है, और हम जब मर जाते हैं तो वो कहाँ चली जाती है। अगर हमारे पास इसे मापने का जरिया होता तो शायद हम इस सच के और करीब पहुंच सकते थे, और शायद ये मुमकिन है कि इसे मापने का जरिया बहुत जल्द ही हमारे पास होगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक हमारी इस गहराई को थाह लेने की कोशिश कर रहा है, हमारे उस मेंटल कॉन्शियसनेस की थाह लेने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से हम वो बनते हैं जो हम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन के प्रोफेसर जूलिया टोलोनिका का कहना है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन अनकॉन्शियस या सोते हुए लोगों के दिमाग को जब उन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो लगता है कि घर में कोई है। इसका मतलब है कि हमें कॉन्शियस रखने वाले सिर्फ हमारे ब्रेन सेल्स ही नहीं, लेकिन हमें हमारे अस्तित्व का एहसास दिलाने वाली कोई और चीज भी है। इस कोई और चीज को कई वैज्ञानिक दिमाग के हार्डवेयर से पैदा हुई एक सॉफ्टवेयर कॉन्शियसनेस मानते हैं, तो कई वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को कबूल भी करते हैं। अब ये आत्मा क्या होती है? क्या ये कोई ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं? क्या उसमें वजन होता है? 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने बताया था कि आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम होता है। टीबी के मरते हुए मरीजों का वजन तौलकर वो इस नतीजे पर पहुंचे थे। आज 100 साल बाद भी उनके प्रयोग को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया है, क्योंकि वजन करने के लिए कोई चीज हाथ आती ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे हाथ तो नहीं आती है, मगर उसी की वजह से हम हैं? आत्मा पर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इस पर विश्वास नहीं करते तो कुछ विश्वास करते हैं। हालांकि हमें यह नहीं पता कि आत्मा वास्तव में है क्या, वो कहां से आती है और कहां चली जाती है। लेकिन कई लोग और कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई चीज तो है जो हमें हम बनाती है। आइए दोस्तों, अब फाइनली इस बात को एक और नए लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। विज्ञान के अनुसार इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, एक एटम, दूसरी एनर्जी। आप किसी भी चीज को देख लो, चाहे वो ग्रह हो, तारे हो, निहारिकाएं हो, उल्काएं हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, आप हो, मैं हो, खाना हो, पानी हो, कुछ भी हो, ये सभी एटम से मिलके बने हैं। इस एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से सब कुछ बना है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड। और जो चीज एटम से नहीं बनी है वो ऊर्जा से बनी है, जैसे कि बिजली, ऊष्मा, प्रकाश, गति, ये सभी चीजें एनर्जी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, विज्ञान कहता है ना तो एनर्जी का अंत है और ना ही एटम का। मतलब इन दोनों का सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। वस्तुएं बदल सकती है, मगर इस वस्तु को चलाने वाली एनर्जी और एटम का अंत कभी नहीं होता है। इसलिए आपका शरीर अगर मर जाएगा तो आपका स्थूल शरीर और उसमें उपस्थित एनर्जी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। शरीर के सभी अणुओं का विसर्जन हो जाएगा और वे अणु कोई नया रूप ले लेंगे, जैसे कि राख बन जाए या कंकाल बन जाए, और वो कंकाल कोई और रूप ले ले। ठीक वैसे ही शरीर से अलग हुई एनर्जी भी कोई और रूप ले लेगी। और सिर्फ शरीर ही नहीं, दुनिया में आप जो भी चीज देख सकते हो, जो भी महसूस कर सकते हो, उनका सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, उसका पूर्णतः अंत तो कभी होगा ही नहीं। और ये पूरी तरह से सिद्ध है। ब्रह्मांड की एनर्जी स्टैटिक है, उसका सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, उसका न तो अंत हो सकता है और न ही उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। आत्मा क्या है, या फिर मौत के बाद क्या होता है? हो सकता है भविष्य में इसके बारे में हम थोड़ा और जान सकें, लेकिन एक बात अभी समझ लेनी चाहिए कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, इसलिए इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मर भी जाओ तो आप एक नई शुरुआत में परिवर्तित होना शुरू हो जाओगे। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपको मृत्यु आई थी, आपका सिर्फ परिवर्तन होगा। एक वस्तु में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, आप सिर्फ परिवर्तित होते चले जाओगे। इसलिए ये अटल सत्य है कि परिवर्तन ही सत्य है,
परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज का परिवर्तन होगा, लेकिन कोई भी वस्तु समाप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए मृत्यु अगर कोई परिवर्तन है तो फिर उससे डर किस बात का? और मृत्यु अगर एक लंबी नींद है तो फिर नींद से क्या डरना? सोते तो हम रोज हैं। रोज रात को हम सोते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि वो 7-8 घंटे कहाँ बीत गए। इसलिए दोस्तों, मृत्यु से घबराना व्यर्थ है और मृत्यु से बचना भी व्यर्थ है। मृत्यु तो बस एक प्रक्रिया है जिससे हम सबको एक दिन आर पार होना है। और कहते हैं ना, जो मृत्यु से पहले ही मर गया वही संसार के अंतिम सत्य को समझ पाएगा। जो है वो अभी है। अभी आप जिंदा हैं, इसलिए इस जीवन का जितना हो सके उतना भरपूर आनंद उठाइए। जीवन को उत्साह और उमंग से जियो और अपनी जीवित चेतना से जितनी खुशियों का अनुभव ले सको उतनी खुशियों का अनुभव करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं।